परंतु ये गुलामी का आधार क्या है और ये गुलामी आई कहां से? साहिल भाई इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे। जी साहिल भाई। देखिए, ये लो, चलो आपको ना आ रही है आवाज? नहीं आ रही। जब आप ये सोचते हैं कि पैसे का जो साइकिल है, जो षड्यंत्र इन्होंने आपको बताया कि पैसे के पीछे चल रहा है, और आप सब लोग जो हैं इस समय पे कर्जदार हैं, वो चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या यूएस की कोई और कंपनी हो, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है ये भी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो आपको जो है इस समय आपको देखना नहीं आने लग रही है यार। अब आ रही है? बलारा साहब ज़्यादा टेक्निकल है, छोड़ दो उसको। बोलो उसको। तो जब आप ये देखते हैं, आपको ना कुछ शब्दों पे ध्यान डालने की जरूरत है। अगर आप डिक्शनरी में इन शब्दों के मतलब ढूंढोगे तो आपको ये पता लगेगा इन लोगों ने कुछ शब्दों के अंदर बहुत बड़ा खेल खेला हुआ आपके साथ, क्योंकि जानते हैं कि आपको कुछ शब्द जो बताए जाते हैं इंग्लिश के शब्द, आप कहीं भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को देख लीजिए, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, वो सारे कानून जो हैं वो आपके उस शब्दों में लिखे हैं जो आप इंग्लिश समझते हैं आमतौर पे। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो जो इंग्लिश शब्द है, आपको लगता है ऐसा कि वो इंग्लिश है, लेकिन एक्चुअल में वो भाषा कुछ और है। उस भाषा के पीछे कुछ गहरे मतलब हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे डॉक्टर, वकील और पुलिस वाले से दूरी बना के रखो, सुना होगा ना? तो इसके पीछे कुछ गहरे राज थे कि जो वो लोग समझते थे उस समय पे, उनको समझ आ रहा था कि व्यवस्था के अंदर जो खेल चल रहा है उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर एजेंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कि चाहते नहीं है आप लोगों को बातें पता लगे, और कुछ ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है, ऐसी सीक्रेट भाषा है जिसका मतलब आप लोग कुछ और समझते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। वही मतलब आता है कि आपकी जो भाषा जिसको आप इंग्लिश समझते हैं, और जिन शब्दों के अंदर जो आपके कानून लिखे गए हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, जो आपके लॉज जिसको आप कहते हैं, जो कि लॉ नहीं है, स्टैट्यूट्स हैं या फिर लेजिस्लेशन जो है, वो एक्चुअल में जो लिखे गए हैं वो है लैंग्वेज लीगलीज। वो लीगलीज लैंग्वेज है। अगर आप लोगों की जानकारी में नहीं है तो लीगल शब्द से निकल के आया है लीगलीज। आप जहां पे भी कानून की बात करते हैं वहां पे हर जगह पे नाम आता है लीगल। हमने लीगल नोटिस काट दिया, हमने लीगल एक्शन ले लिया, हमने लीगल तरीके से उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी, ये शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो आपको डिस्टिंग्विश करना होगा लीगल में और लॉ में। लॉ जो है वो एक कानून है जो कि प्रकृति का कानून है, यानी कि नियम, प्रकृति का नियम, नेचुरल लॉ। और लॉ निकल के आया है लैंड, एयर एंड वाटर से, जो इन तीनों के ऊपर समान रूप से लगता है, ये वो लॉ है। जब आप बात करते हैं इस लीगल सिस्टम की, तो ये लीगल सिस्टम उन्हीं लोगों ने, जिसके बारे में आपको संजीव भाई बता रहे थे कि जो पेपाल बुल है, उन लोगों ने जिस समय पे ये सारा षड्यंत्र शुरू किया, पृथ्वी को दो भागों में बांटा और कहा कि स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल, तो कुछ भाग कह दिया कि स्पेन के पास चला जाएगा, कुछ भाग कहा पुर्तगाल वाले जो है वो जाके राज करेंगे उसके ऊपर। उसी समय पे उन लोगों ने भाषा के ऊपर नियंत्रण किया आपकी। आप देखिए, जब भी जहां भी हमारी अंग्रेजी सत्ताएं जो आई, इन्होंने जब भी राज किया तो इन्होंने कहा कि आपको हमारी भाषा में ही डील करना पड़ेगा, आपको हमारी भाषा के अंदर ही जो है ये सारे कानून मानने पड़ेंगे। तो जब ये बात आती है इसके अंदर पैसे की, इसलिए बता रहा हूं कि जो पैसा आज चलन में है, आप लोगों के पास जो नोट है वो लीगल टेंडर है, वो मनी नहीं है। अगर आप मनी की रियल डेफिनेशन समझते हैं तो उसकी डेफिनेशन है मनी यूजुअली कॉइनेज एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम
पेपर मनी एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर, यानी कि पेपर मनी जो आपके पास कागजों के नोट जो आपकी जेबों में है उसको लीगल टेंडर कहा जाता है। उसी प्रकार से लीगल टेंडर जिस प्रकार से आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप लोगों को पता हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और इसके अंदर जो है आप लोगों के नोटिस भी आते हैं जब आपके चेक बाउंस हो जाते हैं। सुना आप सब में से? रसीद, रिसिप्ट। तो यहां पे ये कहते हैं उस डेफिनेशन के अंदर कि आपकी जो रियल मनी है वो अलग है उस लीगल टेंडर से, यानी कि रियल मनी तो वो थी जिस समय पे हमारी कॉइनेज चलती थी, जिस समय हमारे सिक्कों के अंदर धातु की कुछ वैल्यू होती थी, चाहे वो सोने के सिक्के थे, चाहे वो आपके गोल्ड के सिक्के थे, या सोना चांदी के सिक्के थे, या किसी और धातु के सिक्के थे। मतलब उस मुद्रा के अंदर वैल्यू थी, उसमें कुछ वजन था, उसका कुछ अर्थ था। सही मायने में अगर आप उसको आपस में एक्सचेंज करते तो उस धातु की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी आपस में एक्सचेंज आप कर सकते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, आपकी उस मुद्रा को खत्म कर दिया। उस मुद्रा को खत्म करके ये लोग क्या लेके आए, आज आप रात दिन सुनते हैं शब्द, वो है करेंसी। सुना आप सबने शब्द ये करेंसी। और इस शब्द को जब आप गहराई से जानेंगे तो ये शब्द निकल के आता है करंट सी से। सी यानी कि समुद्र, क्योंकि ये सब लोग जो आए थे राज करने के लिए आपके ऊपर, ये समुद्र के माध्यम से आए थे, लुटेरे थे ये लोग, और पायरेट्स जिनको आप कहते हैं वो लोग थे ये। तो इन लोगों ने जो आपका लैंड लॉ था, जमीन के ऊपर चलने वाला जो प्राकृतिक नियम था, उसको ध्वस्त करके ये लोग लेके आए आपके ऊपर एडमिरैलिटी मैरीटाइम लॉ। मैरीटाइम, मैरी का मतलब MAR से मतलब सी। तो ये जो मैरीटाइम लॉ है ये सी का लॉ था, और ये सी का लॉ उन लोगों ने बनाया था, समुद्र का कानून, और वो कानून लाके इन लोगों ने आपके ऊपर थोप दिया। और उस कानून के अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो शब्द आपके मेल खाते थे किससे? इंग्लिश से। इसीलिए आप लोगों को इंग्लिश मैंडेटरी की गई, इसीलिए आप लोगों को कहा गया कि इंग्लिश में बोलना सीखिए, इंग्लिश में बात करना सीखिए। करंट सी, प्रेजेंट, जो इस समय पे चल रहा है। करंट का मतलब बहाव भी होता है, तो जो चलन में है, करेंसी का मतलब करंट, फ्लो में, करंट होता फ्लो, सी मतलब समुद्र का फ्लो। तो जो समुद्र है वो पूरी दुनिया में भले वो नाम अलग जुड़े हुए है, पर वो एक ही है। तो कौन से लॉ पूरी दुनिया में एक है उस समय? समुद्र के लॉ। और कौन से कानून अलग अलग थे? लैंड के लॉ। तो लैंड के लॉ हर कंट्री के अलग अलग थे, परंतु समुद्र के लॉ हर कंट्री में एक से थे। तो अंग्रेजों ने जो कानून भारत पे या पूरी दुनिया पे लागू किए वो कौन से नियम थे? वो सी के नियम थे। उनको कहाँ पे लागू किया गया? लैंड पे, लैंड पे लागू किया गया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? पहले भाषा का, इसके लिए उन्होंने भाषा पैदा की। और ये भाषा कहाँ कहाँ है? ये हर जगह पूरी दुनिया में एक ही भाषा है। और ये भाषा आई कहां से? वो सी लॉ से आई। क्योंकि वो शब्द बाहर के हैं तो हमने शब्द एज इट इज अपना लिए बिना उनका अर्थ समझे। और अगर उनके बीच का षड्यंत्र आपको समझना है तो उस भाषा को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा षड्यंत्र जिसके अंतर्गत पैसा भी पैदा किया गया, कानून भी पैदा किया गया, व्यापार भी पैदा किया गया और पूरी दुनिया को गुलाम बनाया गया, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था गढ़ी गई। उस व्यवस्था में जो सबसे गहरी चीज़ है वो भाषा है, और वो वकीलों ने गढ़ी। तो जब आप ये देखेंगे कि फिर बंद हो गया ये, जब आप ये देखेंगे कि जो आपके ये शब्द हैं, इन लोगों की अगर आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो उन बुक्स के अंदर भी आपको पता लगेगा, तो उन बुक्स में भी इन लोगों ने लिखा है इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड बिकेम वर्ल्ड।
एक शुरुआत में वर्ड था WORD, शब्द। शब्द, और उसी के अंदर उन लोगों ने एक L लगा दिया, उससे वो वर्ल्ड बन गया। आप इनकी बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे भी यही बात कहते हैं, और अगर आप हमारे भी पुराने जो ग्रंथ हैं उनको आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा शब्दों की बहुत ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं उनकी जो ध्वनि बनती है उसका आपके मनोवैज्ञानिक स्तर पे और आपके शरीर के ऊपर सब जगह पे उसका जो है असर पड़ता है। चाहे आप उस शब्द को किसी और चीज के सोच के बोल रहे हो, लेकिन उसका असर वैसा ही पड़ेगा जैसा उसका एक्चुअल में पढ़ना है। तो ये जो करेंसी थी जिसके बारे में आपको बता रहा था, करेंसी, इसके लिए डेफिनेशन में लिखते हैं अपनी, सर्कुलेटिंग मनी एक्सेप्ट, देखिए सर्कुलेटिंग मनी, यहां ये मनी नहीं कह रहे, इसको सर्कुलेटिंग मनी कह रहे हैं। यही शब्दों का जो जाल है आपको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस समय पे। एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको माना जा रहा है एक्सचेंज के लिए आपस में मीडियम, फॉर पेमेंट, यहां भी आपको शब्द पे ध्यान देना होगा, फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर, यानी कि ये उस मनी से बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो रियल मनी है, ये वो करेंसी है। और यहां मैंने आपको एक शब्द पे ध्यान देने को कहा था, पेमेंट। आपने ध्यान दिया है, हम पहले बोलते थे मैंने इतना रुपया पे किया, आज हम बोलते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, हर जगह पे पेमेंट, मेंट, गवर्नमेंट। क्यों है ये मेंट? इस मेंट का मतलब क्या है? इस मेंट का जब आप लैटिन में मतलब देखते हैं, इसका निकल के आता है मतलब माइंड, और मेंट से आप समझ सकते हैं मेंटल, आपने सुना होगा मेंटल, मेंटल तो ऑफिस। ये आपके मनोवैज्ञानिक स्तर पे ये खेल खेला जा रहा है। अगर आप इसकी लैंग्वेज को डिकोड करने में सफल हो गए तो यकीन मानिए आप थोड़े ही समय में इस पूरी आजादी को पा सकते हैं। बहुत कम समय लगेगा आपको, अगर आप इन शब्दों की गहराई से अगर आप चयन करना सीख गए कि कौन से शब्द का मतलब क्या बनता है, और अगर हम इन शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं इनको, तो उनके अंदर क्या क्या शब्द निकल के आते हैं और उनका एक्चुअल में डीप मीनिंग क्या है, क्योंकि वो आपके ब्रेन के ऊपर तो उसी तरीके से इफेक्ट करता है। अब आप जब आते हैं इसके अंदर, जैसे कि संजीव भाई बता रहे थे कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने आपके ऊपर क्या लगाई? पुलिस। पुलिस के माध्यम से ये सब कुछ किया गया, चाहे वो पैसे का सिस्टम है इनका जिसको हम करेंसी कहते हैं, या इनका कानून व्यवस्था है, इन सब को इंप्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया पुलिस का। तो आप सब में जिनके पास भी पेन पेपर है वो लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पुलिस का अर्थ ये क्या है? बहुत लंबे समय पहले मैंने लिखा था, और जब देवेंद्र भाई अरेस्ट हुए तब भी मैंने काफी लोगों को बताई थी इसके बारे में बात, कि पुलिस इज एन एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज मेड बाय द पॉलिटिशियंस इन द पार्लियामेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कॉर्पोरेट्स एंड देमसेल्व्स। हिंदी में बोल दो, हिंदी में बोलो। ठीक है, तो अरे हिंदी में लिखो, हिंदी पुलिस में जो है, आप देखिए इस सब, इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो पी से स्टार्ट हुए हैं। पुलिस है, पॉलिसी है, पॉलिटिशियन है, प्रोटेक्शन है और पार्लियामेंट है। आप जब पुलिस शब्द को देखते हैं तो पुलिस शब्द निकल के आया है पॉलिसी से, यानी कि उनके नियम, उनकी विधि, जो विधि को लागू करवाता है वो पुलिस। विधि को लागू करवाने वाला, एनफोर्स करवाने वाला जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं, जो व्यवस्था है, उसका नाम है पुलिस डिपार्टमेंट। अब वो कहां पे बनती है? वो पॉलिसीज बनती हैं पार्लियामेंट में, और यहां पे भी वही शब्द है मेंट, पार्लियामेंट, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है पार्लियामेंट का वो है चैटर हाउस, जहां पे वो चिट चैट करते हैं, चक 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 करते रहते हैं, आपके दिमाग में विचार चलते वहां पे रहते हैं जाके ना आपके दिमागों में विचार डालते हैं, वहां जाके कुछ पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाते हैं पुलिस के द्वारा आप सबके ऊपर। और कहां असर डालती है आपके? वो आपके मेंटल लेवल पे असर डालती है, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है आपके दिमाग का है।
और यहाँ है शब्द गवर्नमेंट। यहां जो शब्द है गवर्नमेंट, इस शब्द को कभी आपने सोचा कि इस शब्द का सही मायने क्या है? आप में से कितने लोग जानते हैं हम लोग इसको बोलते हिंदी हैं में क्या बोलते हैं? सरकार। हम लोगों ने अर्थ कर दिया सरकार। तो सिर पे रखने वाली सरकार है क्या ये? सिर पे रखती जो, तो ठीक है। अभी जब आप इन दो शब्दों को तोड़ते हैं तो ये निकलता है गवर्न एंड मेंट। गवर्न का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल को क्या बोलेंगे हिंदी में? नियंत्रण। नियंत्रण। तो नियंत्रण किसका? मेंट का, माइंड का। माइंड कंट्रोल मैकेनिज्म है ये। इसीलिए आप लोगों के मोबाइल फोन पे कॉलर ट्यून्स चलती हैं। इसीलिए आप लोग जब सड़क पे जाते हैं तो आपको ऐसे होर्डिंग्स दिखते हैं कि अभी कोई बीमारी आ गई है। जब आप मेट्रो में जाते हैं तो आपके साथ ये सब कुछ होता है। ये सब चीजें जो हैं उसको मैनेज करने के लिए ये व्यवस्था है। और ये व्यवस्था वो नहीं है जो हमारी पहले हुआ करती थी। ये जब अंग्रेज राजशाही आई उस समय पे ये सत्ता आई थी, और वही सत्ता जो है आज भी चल रही है। आप जब ये कुछ चेक्स वगैरह की बात करते हैं, जब हम करेंसी की बात करते हैं तो इसमें चेक्स की बात आती है। यहां पे बात आती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। आप में से कितने लोग जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? 2-3 लोग हैं। आपके चेक, आपके ड्राफ्ट्स, जो आपकी करेंसी है, जो आपके नोट्स हैं, ये सभी जो है कौन से होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए कहते हैं रिटन ऑर्डर टू पे सच एज एन एक्सेप्टेंस, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट समझते हैं आप लोग? जो आपका नोट है, कागजों वाले, रुपया, रोकड़ा, जिसके ऊपर रसीद, जिसको हम आज समझा रहे हैं आप सबको, हाँ, वादे की रसीद। तो वो वादे की रसीद जो है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो रियल मनी नहीं है। अच्छा, तो ये करेंसी का वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन होता है, ये उससे होता है? बिल्कुल इसी होता है। उसका भाव तोल किया जा सकता है। असल में पैसे के साथ जो भी वस्तु लग जाएगी, जिसके साथ पैसा जुड़ जाएगा, उसका भाव तोल किया जा सकता है। उसका कोई फिक्स वैल्यू, उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। उसके ऊपर कोई भी प्राइस तय की जा सकती है दो पार्टियों के बीच में भाव तोल करके। तो जो दो पार्टियों के बीच में भाव तोल करके जो तय की जाती है उसको निगोशिएबल वैल्यू कहते हैं। तो भारत में 1947 से पहले जो करेंसी थी वो गोल्ड और सिल्वर था। उस समय जो नोट था वो केवल एक रसीद थी। वो रसीद किसने हमको इशू करके दी? बैंक, आरबीआई ने। उसके बदले में हमने आरबीआई को क्या दिया? सोना और चांदी गिरवी रखा, उसको कोलेट्रल बोलते हैं। हमने उतना गिरवी रखा। तो आरबीआई के पास कितना सोना चांदी था? जितने हमने नोट लिए। तो वैल्यू किसकी थी? नोट की या सोने चांदी की? तो जो नोट था, रसीद था, वो तो केवल उसका प्रतिनिधि मात्र था जिसके ऊपर साइन किए थे गवर्नमेंट ने, इसलिए वो लीगल टेंडर बना। बस इतना ही मतलब था। 1947 में हमने सारे के सारे क्या है, आपकी रसीदें वापस कर दी। अब हमारा गोल्ड आपके पास वापस आना चाहिए था? नहीं। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी भारत की लूट हुई कि हमारा पास रसीद हमारे पास रह गई, सोना चांदी वो ले गए। जी, अभी आ रहा हूँ उसके। ये 1947 में था जब दुनिया के लगभग सारे के सारे देश गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर थे। परंतु 1933 में यूएसए में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1929 में डिप्रेशन आया। डिप्रेशन में आया कि दुनिया में अचानक इन्होंने इतना पैसा छाप के यूएसए में मार्केट में डाला कि उसकी प्राइस बिल्कुल गिर गई और पूरी की पूरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट छा गई। भयंकर महंगाई और भयंकर बेरोजगारी दोनों एक साथ, जैसे अब भारत में हो रहा है, ऐसी स्थितियों का निर्माण यूएसए में हुआ।
तब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि पैसे की साख बिल्कुल ना गिर जाए, तो उन्होंने कानून पास किया कि जितना भी सोना और चांदी है वो उन्होंने लॉ बनाया अमेरिका में 1933 में, ये सारा का सारा आप इलीगल है अगर आप इसका सेल परचेज करते हो। आप ना इसको सेल कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो, ना होल्ड कर सकते हो। आपको ये सारा सोना चांदी बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। यानी पहले युद्ध में उन्होंने सारा सोना चांदी इकट्ठा किया यूरोप से, और डिप्रेशन में इन्होंने सोना चांदी इकट्ठा किया जनता से। वो सारा किसके पास इकट्ठा हो गया? बैंक में इकट्ठा हो गया। तो रिजर्व बैंक और हुआ। यहाँ उन्होंने एक और कानून पास किया कि अब सोने चांदी का करेंसी से कोई संबंध नहीं है। अब जो रसीद थी वो वास्तविक वस्तु में कन्वर्ट कर दी गई, और उसका मालिक कौन है? बैंक। तो और उन्होंने नियम बनाया कि आपको दुनिया में कोई भी वस्तु लेनी या देनी है तो आपको इस वस्तु के माध्यम से लेना है, और उस वस्तु को की जो सप्लाई बढ़ती जाएगी तो उसकी प्राइस घटती जाएगी। तो ये ऐसे है कि जैसे दुनिया में 100 वस्तुएं हैं और 100 रुपए हैं, तो प्राइस कितनी होगी? 1 रुपया। अगर वस्तु 100 है, रुपए 200 हो गए, तो प्राइस कितनी होगी? 2 रुपया। अगर वस्तु 100 है और रुपए 500 है, तो प्राइस कितनी हो गई? 5 रुपया। अगर वस्तु 100 है और प्राइस हो गई 1000 रुपया, तो कितनी हो गई? 100 रुपया कॉस्ट हो गई उसकी, सॉरी 10 रुपया उसकी कॉस्ट हो गई। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैल्यू घटती है, प्राइस बढ़ती है वैल्यू घटती है। तो भारत में जैसे कोरोना की बात करें, कोरोना से पहले 2016 में भारत की जो टोटल करेंसी थी वो 16 लाख करोड़ थी। आज भारत की करेंसी 31 लाख करोड़ है। यानी भारत का जो उत्पादन है वो क्या डबल हुआ है या पैसे डबल हुए हैं? तो जो भारत की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर, 303 ट्रिलियन डॉलर कैसे हो गई? क्योंकि आपके पास 3 ट्रिलियन डॉलर कैश होनी चाहिए ना। तो आपने वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुएं 3 ट्रिलियन मतलब ये डबल नहीं की, आपने क्या डबल कर दिया? अगर जो वस्तु और सेवाएं हैं वो उतनी रहती हैं और पैसे डबल कर दिए जाते हैं, तो आपकी जीडीपी कितनी हो गई? डबल हो गई। क्योंकि जीडीपी क्या है? जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज की मात्रा नहीं है, मॉनेटरी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेम रहती हैं, मनी डबल हो जाती है, तो उसकी वैल्यू भी, प्राइस भी डबल हो जाती है, यानी आपकी जीडीपी भी डबल हो जाती है। तो आज आपको 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करना है, तो एक भी व्यक्ति को आय देना मतलब रोजगार देने की ज़रूरत नहीं है, एक भी नया उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, अपनी मनी सप्लाई को 40% बढ़ा देना है, और वो आज ही आपकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर से जंप करके कितनी हो जाएगी? वो 5 करनी कि 10 कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मोदी जी की इच्छा पे है, उनको कौन सा नंबर अच्छा लगता है। परंतु उसका असर क्या होगा कि जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतनी वस्तु की वैल्यू घटेगी, उतनी आपकी परचेजिंग पावर घटेगी, उतनी आपकी गरीबी घटेगी, गरीबी बढ़ेगी, उतनी एम्प्लॉयमेंट घटेगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगी, और उतना आपका कर्जा बढ़ेगा। यानी अब आपको सेम वस्तु, एक खाना खाने में अगर आपको, मतलब मुझे मालूम है जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था 9 रुपये का 1 मील होता था, आज जो 1 मील है वो लगभग 100 रुपये का है। तो यानी मुझे वही खाना खाने के लिए, वही शरीर में डालने के लिए अब मुझे बैंकों से 10 गुना ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पैसा है वो लीगल टेंडर नहीं है, अब जो पैसा है वो कमोडिटी है, वस्तु है। समझ गए? तो जितना पैसा बढ़ेगा
उतना लेन देन करने के लिए हमें बैंकों के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नोट के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए बैंकों का धंधा बढ़ता चला जाएगा। एक बात और कह के फिर साहिल भाई इसको करेंगे, और आपका धंधा चौपट होता जाएगा। जैसे किसानों के साथ क्या हुआ 1971 में, 68-71 में के करीब, मतलब आपका 1 किलो घी से कितना टन अनाज आता था? 1 क्विंटल अनाज करीब आता था। आज कितना आता है? तो ये हुआ कि किसानों की जो आय थी, जो किसानों का जो उत्पादन है, उसकी कीमत में केवल और केवल 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और किसान जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उसमें 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिन चीजों की डिमांड करते हो उसकी कीमत 100 गुना बढ़ गई, 50 गुना बढ़ गई, और जिन चीजों की मांग, जिन चीजों को आप सप्लाई करते हो उनकी कीमत केवल 20% ही बढ़ी। तो आपकी आय कितनी घट गई? 60% घट गई। यही किसानों की आत्महत्या का कारण है, और उसका जो सारा का सारा कारण है वो बैंकिंग व्यवस्था है। क्लियर? सही। इस पूरे खेल के अंदर, जैसे रचना जी ने पहले पूछा था, मेरे को ध्यान है वो सवाल, वो कह रही थी कि टैक्स का क्या मतलब है, क्या टैक्स देना मतलब जरूरी है कि नहीं है, यही आपका सवाल था। कुछ और आप उस पर क्लियर करना चाहेंगे? यही सवाल था। तो टैक्स का मतलब बेसिकली क्या है? अ रेट और सम ऑफ मनी असेस्ड ऑन ए पर्सन और प्रॉपर्टी फॉर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये इसका मतलब है कि जो पैसा एसेस किया जाता है, आप देख रहे हैं इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है, आती है ना आपके इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर होता है। तो ये असेसमेंट वो लोग कर रहे हैं, कितना आपके पास धन है, कितना आपने कमाया, कितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, या आपने किसी और माध्यम से आपके बैंक बैलेंस बढ़ गया। ये सब चीजों की असेसमेंट करके वो लोग जो है आपका लगाते हैं टैक्स। लेकिन वो टैक्स लगता किस चीज के ऊपर है? वो टैक्स लगता है आपके लीगल टेंडर वाले के ऊपर। वो टैक्स रियल मनी के ऊपर नहीं लगता, वो टैक्स लगता है आपके लीगल टेंडर वाली जो सर्कुलेटिंग करेंसी की फॉर्म में जो आपके पास कोई भी संपत्ति है उसके ऊपर लगता है। इसीलिए वो लोग आपके हर एक जमीन जायदाद को आपको कहते हैं कि आप उसको रजिस्टर करवाइए। यहां तक कि आपके बच्चे के पैदा होने तक पे वो कहते हैं कि उस बच्चे तक को आप रजिस्टर करवा दीजिए, और उसके लिए वो कहते हैं आपको बनवाइए बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बारे में आपको गहराई से बाद में बताएंगे। लेकिन बात यह है कि वो लोग आपको अपनी व्यवस्था में लेके आते हैं। पहले आप सपोज कर लीजिए ये 2 बॉक्सेस हैं, एक ये काले वाला बॉक्स है और एक ये हरे वाला है। तो ये मैं यहां पे इंसान हूं, मनुष्य। तो मैन अलग होता है और एक होता है शब्द पर्सन। पर्सन जो शब्द निकला है, आपने हर जगह पढ़ा हो, कानून के अंदर भी बार बार एक शब्द आता है पर्सन। कानून जितने भी हैं उन सब के अंदर यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आप व्यक्ति नहीं, पर्सन हैज टू डू दिस, अ पर्सन हैज टू पे दिस मच ऑफ फाइन, अ पर्सन हैज टू पे टैक्स, अ पर्सन हैज टू डू ओबे सर्टेन ड्यूटीज। इस टाइप से ये सारी चीजें आपको कानून में मिलेंगी। तो पर्सन जो शब्द है, जब आपको इसको गहराई से जानेंगे तो इस शब्द का मतलब निकल के आता है परसोना से। परसोना, परसेप्शन, आभासीय, आर्टिफिशियल, नकली, खोटा, मुखोटा, है ना, नकली मास्क। इस टाइप के शब्द निकल के आते हैं इस शब्द के पीछे। तो क्या आप सब लोग वही हैं? नहीं है ना, आप सब तो मनुष्य हैं। आप अपने आप को मैन बोल सकते हैं, मनुष्य बोल सकते हैं और इंसान बोल सकते हैं। ये सब जो है ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। मतलब पर्सन और मैन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे ही आप पर्सन पे आते हैं ये लीगल ग्राउंड्स में चले जाते हैं आप, और जैसे ही आप मैन पे आते हैं ये आप लॉफुल ग्राउंड पे आ जाते हैं। इसको एक मिनट, इसको अगर और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझे, यानी कि आपकी लीगल एंटिटी, आप देखेंगे आप कहीं पे भी आप टैक्स फाइल करते हैं वो कहते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपने कंपनी फॉर्म की है तो वो लीगल एंटिटी होती है।
वो एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है जिसको कि अलग कानून की भाषा के अंदर कहा जाए तो उसको अलग रखा जाता है, और उसके चाहे ऑनर्स कोई भी हो, लेकिन वो सारी लायबिलिटीज जो होती है उस कंपनी की होती हैं। सुना आपने इसके बारे में? तो जब आप ये देखते हैं कि वोट के बारे में जब बात होती है, वोट, तो ये वोट के अंदर जब आपने इनको वोट दिया तो क्या आपने उस समय पे इनको सारे अधिकार दे दिए? क्या आपको पता था उस समय पे कि ये आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जो इन्होंने तालाबंदी की, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो जो तालाबंदी की, एक बीमारी जो आई और उस समय पे इन्होंने जो किया, क्या वो आपने अधिकार इनको टेंडर किया था? तो जब लॉकडाउन इन्होंने लगाया तो क्या आप लोगों ने इनको वो अधिकार दिया था लॉकडाउन लगाने का? नहीं दिया था। और जिस प्रकार से ये आपकी मुद्रा को डिवैल्यूएट कर देते हैं, क्या आपने वो अधिकार इनको दिया था? नहीं दिया था। आपके ऊपर अलग अलग कानून थोप देते हैं ये लोग। आपकी जो पशुधन है उसको नष्ट करने में ये लोग लगे हुए हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको आप ज्यादा रख नहीं पाएंगे। उसके ऊपर जो देवेंद्र भाई कल बता रहे जिस तरीके से कि आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो कानून आ रहे हैं। क्या आपने उस चीज का इनको मत दिया था? क्या आपको पता था जिस समय आपने मत दिया था कि आपका वोट जो आप मत दे रहे हैं वो एब्सोल्यूट कंट्रोल आप दे रहे हैं उनको? नहीं पता था। तो यहां पे शब्द आता है फुल डिस्क्लोजर का, क्योंकि जब भी आप कानून के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि कानून मूल तौर पे खड़ा होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। दो लोगों के बीच में आपस में जो भी लिखित के अंदर या ऑरली, जबानी तौर पे समझौता होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सबसे सुप्रीम वही होता है, किसी भी कानून से ऊपर होता है वो। कोई भी कानून दिव्य नहीं होता, सारे कानून मानवीय होते हैं। दो मानवों के बीच में जो समझौता है वही कानून है और कोई कानून नहीं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो आपने आपस में समझौता किया हुआ है उसके ऊपर अगर 10-11 लोग बैठ के अगर उसके ऊपर समझौता करते हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है आप लोगों का और फैसला करते हैं, वही सभा होती है। इस प्रकार से ही पहले हमारी न्याय व्यवस्था चला करती थी, इसी प्रकार से हमारी ग्राम सभाएं चला करती थी, इसी प्रकार से हमारी पंचायती व्यवस्था होती थी, जहां पे उन लोगों के पास सारे अधिकार होते थे और वो बैठ के लोगों का समझौता करवाते थे। ना कि आज के इन कोर्ट्स की तरह। ये कोर्ट शब्द जो है, क्या आपको लगता है किसी और शब्द से मेल खाता है? आप लोगों में से कितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं? बैडमिंटन, चिड़ी बल्ला। कितने लोग टेनिस खेलते हैं? टेनिस कोर्ट, यशस्वी था यहाँ पे, अभी आज नहीं है। बैडमिंटन कोर्ट। तो ये जो कोर्ट्स हैं बेसिकली ये डिजाइंड इस तरीके से ही हैं। आप जब शब्दों को गहराई से पकड़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये भी वही स्पेलिंग है, COURT। और वहां जो आपका बैडमिंटन कोर्ट है, आपका टेनिस कोर्ट है या और कोई भी स्पोर्ट्स का कोर्ट है, वहां पे भी इसी प्रकार से होता है, यही शब्द होता है। और जब आप कचहरी में जाते हैं, वो जो कचहरी है कोर्ट वाली, जो वकीलों वाली, उसके अंदर जब जाते हैं, जब भी आप देखते हैं कि दो पार्टीज होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है और एक रेफरी बीच में बैठा होता है, देखा आपने? वो जज जो होता है वो यहां ऊपर चढ़ के बैठता है, 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। वो आप देखते हैं हमेशा 2-3 स्टेप ऊंचा होता है। देखा आपने, गौर किया कभी? क्यों है ऐसा? मेहनत आपकी, जजमेंट किसी। आप देखते हैं कि टेनिस कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में जब इंटरनेशनल खेल होते हैं, वहां पे भी जो एक रेफरी होता है वो कहां बैठता है? देखा आपने? जिस दिन आप इन चीजों को आपस में इवैल्यूएट करना सीख जाएंगे, आप देखेंगे इनमें क्या समानताएं हैं, तो आपके सामने एकदम से ऐसे पिक्चर खुलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है और बिल्कुल सामने था आज तक लेकिन हम देख नहीं पाए। तो यही होता है इन कोर्ट्स के अंदर, जो आप लोगों को इधर से उधर स्ट्रक डाउन किया जाता है। कभी इधर चलेगी बॉल, उसके पाले में चलेगी, फिर उसके पाले से इसके पाले में आ गई बॉल, और अल्टीमेटली लोगों को 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं और न्याय नहीं हो पाता। हो पाता है क्या न्याय? आपको भी महसूस हो रहा होगा, इतने करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं लेकिन कहां मिल रहा है? एक कोर्ट में हुआ तो वो दूसरे रेफरी के पास चला जाता है,
फिर दूसरे रेफरी से समझौता नहीं हो पाता तो तीसरे रेफरी के पास चला जाता है, और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि तीसरे रेफरी के पास दोबारा से अर्जी लगा देता है वो। तो एक शब्द मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये भाई साहब जो बैठे हैं फ्रंट में, इन्होंने कहा था कि क्या हम अपने आप को लिविंग ह्यूमन बोल सकते हैं? ह्यूमन, ये शब्द जब आप देखेंगे तो ये शब्द निकला है ह्यू और मैन से। देखो, शब्दों को गहराई से अगर आप लोग तोड़ना नहीं सीखे तो यकीन मानिए ये आजादी की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है इसके बिना। ये जो ह्यूमन है, इस ह्यू का मतलब होता है ह्यू, HUE। अगर आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे एडिटिंग करता है, पिक्चर एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करता है, तो आपको पता होगा ह्यू होता है उसमें, ह्यू। मिलिंद, तो ये ह्यू जो होता है ये कलर होता है। आप देखते हैं वहां पे एक सिलेक्शन बार होता है ऐसे गोल सा, और उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पर्पल कलर चाहिए कि रेड चाहिए, और उसका कितनी कंसंट्रेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं से ये शब्द आया ह्यू, और ह्यू के साथ जोड़ दिया इन्होंने मैन। मैन यानी कि मनुष्य, मनु से निकला मैन या मैनकाइंड, आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो ह्यू है ये कलर मैन है, कलर्ड मैन, रंगीन आदमी। क्या आप रंगीन आदमी हैं? ये आप इंसान हैं। Yes, you are. कानून की भाषा में आप लोग जब भी अपने आप को ह्यूमन कहते हैं तब आप लोग उनकी पिच में फॉल कर जाते हैं। आप इस बॉक्स से आप इस बॉक्स में चले जाते हैं उसी समय पे। आप वास्तविक इंसान से एक परिभाषित इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप रियल व्यक्ति से एक कानूनन व्यक्ति बन जाते हैं। आप एक रियल मैन से एक सर्टिफाइड मैन बन जाते हैं, और उसको सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? कोई और वो आपके ऊपर क्या पास करता है? जजमेंट। मेंट क्या मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, जजमेंट, पार्लियामेंट, एंटरटेनमेंट, अबेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अचीवमेंट, एडजस्टमेंट, मैनेजमेंट। मेंट का मतलब होता है मन। मैनेजमेंट डाला हुआ है। मेरा मत ये भी था वहाँ। मेरा मत का मतलब होता है मन। मेरा मन ये है, एग्जैक्टली उसका मन यही है। वो पर्सोना है। पर्सोना का मतलब होता है पर्सन, पर्सनैलिटी, और उसका मतलब होता है मुखौटा। एक है इंसान जो हार्ड मौस का मेरे सामने खड़ा है। अच्छा, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी बुरी है, इसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, इसकी पर्सनालिटी पैसिव है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रकृति ने आपको जैसा बनाया होल एंड कंप्लीट बनाया है, परंतु जब मैं आपकी पर्सनालिटी को जज करता हूं, मैं उसके साथ सारे एडजेक्टिव लगा सकता हूं, अच्छे के बुरे के। तो मेरे कहने से क्या आप अच्छी और बुरी हो जाती हो? नहीं। तो अच्छा और बुरा कौन होता है? आपकी मान्यता। पर्सन में कोई अंतर आता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, असली इंसान प्रकृति के नियमों के आधारित है। वो किसी की जजमेंट, किसी की मान्यता, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, उसके अधीन नहीं है। वो अधीन कब होता है? जब आप उसको किसी मान्यता के आधार में कर लेते हैं। तो अच्छा होना, बुरा होना, काला होना, गोरा होना, हिंदू होना, मुसलमान होना, ये सब क्या है? मान्यताएं हैं। और ये मान्यताएं क्या हैं? जिनके ऊपर मान्यता लागू की जा सके वो ह्यू है, यानी उसको कलर किया जा सकता है। जिसकी मान्यता को प्रभावित किया जा सके वो ह्यूमन होता है। और जिसको ऊपर जो शाश्वत है, प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा है, उसको कोई नियंत्रित कर सकता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, स्वतंत्र है, निरंजन है, पूर्ण है, कंप्लीट है। परंतु जब हम उसको शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, बस एक ही शब्द कह देता हूं, इन्होंने क्या किया? ह्यूमन दुनिया में कलर्ड पॉपुलेशन किसको कहते हैं? वी आर द पीपल ऑफ कलर्ड पॉपुलेशन। गोरे को ये मैन मानते हैं, बाकी सारी दुनिया को ये ह्यूमन मानते हैं। जब ये ह्यूमन बोलते हैं आपको, तो क्या बोल रहे हैं? काले, पीले, ब्राउन, नीग्रो। तो आप सब लोग ह्यूमन हो, और हम मान के चलते हैं ये हमको क्या बोल रहे हैं? इंसान बोल रहे हैं।
और वो असल में आपको क्या बोल रहे हैं? वो किसी ने जोक बोला कि दुनिया में जो सबसे बड़ी एक्सप्लॉइटेड व्यक्ति होती है वो पत्नी होती है। उसको बोल दिया जाता है तो घर की रानी है, वो नौकरों की तरह से पूरा घर का काम करती है। ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है सब दुनिया में सबसे बड़ा गुलाम होता है वो पति। उसको बोल दिया जाता है परमेश्वर, उसकी इस्तेमाल करती है हस्बैंड के तौर पे पत्नी। गॉट इट? तो कहने के शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और हैं, और यही शब्दों और अर्थों के बीच का जो भेद है जिसको हम नहीं समझ पाते, यही हमारी गुलामी का आधार है। वो नोट में भी है, वो वोट में भी है, वो कोर्ट में भी है, वो डिवोट में भी है। और इन तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो है आपकी भाषा, और उसमें से उस भाषा के द्वारा आपका मत, आपकी मान्यता, आपका विश्वास आपसे छीन लिया जाता है, आपकी मर्जी के खिलाफ, आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही षड्यंत्र है। तो जब आप ये समझते हैं कि इस ह्यूमन शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया कि कलर मैन है या रंगीन आदमी होते, क्यों नहीं होते? इस ह्यूमन को जब आप डेफिनेशन इसकी पढ़ने जाते हैं तो आपको ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में आपको पता लगता है ह्यूमन का मतलब है मॉन्स्टर, बीस्ट, जानवर, शैतान। और उनके अकॉर्डिंग शैतान का कोई अधिकार नहीं होता। देखिए, जब आप इनका लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, जिन लैंग्वेज के अंदर ये लिखा गया है, यानी कि लीगलीज लैंग्वेज जो है, जो कि कानून की भाषा है, जो कि वो भाषा है जो कि आपके वकील जानते हैं या कुछ टॉप लेवल के कुछ लोग ही जानते हैं, बाकी वैसे ज़्यादातर वकील भी नहीं जानते इसके बारे में। वो जो भाषा जब आप जानते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, तो आपको पता लगता है ह्यूमन शब्द का मतलब है मॉन्स्टर, शैतान, जानवर, बीस्ट। और बीस्ट जानवर का कोई अधिकार नहीं होता, उसका कोई राइट नहीं होता। तो क्या आज के बाद आप लोग अपने आप को ह्यूमन कहेंगे? हैं? नहीं, पहले कहते हैं। हम अनजाने में बहुत से शब्द प्रयोग कर जाते हैं, उसके पीछे वही माइंड कंट्रोल मैकेनिज्म है। जैसा कि आप जानते होंगे MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये गवर्नमेंट, ये बेसिकली MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल ही है। और इनका काम ये है कि आपको हर जगह पे प्रचार के अंदर, आपके टीवी पे, विज्ञापनों में, हर तरीके से आपको दिखाएगा बीइंग ह्यूमन। वो दिखाता है ना, वो ह्यूमैनिटी कराएंगे आपको, ह्यूमैनिटी के नाम पे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, सरेआम आपके मुंह पे बोल रहे हैं कि आदमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स है, और उसका मंत्रालय है हमारे देश के अंदर। और हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनर्स पर्सन की। तो आप में से किसके पास अभी इस समय पे कोई पैन कार्ड या ऐसी कोई चीज है, कोई आईडी? निकालिए जरा, एक बार निकालिए जरा, अपने अपने आप सभी निकालिए, और एक साथी जो है मुझे दे दें। आपका नंबर डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं। विपिन मैं बोल सकता हूं क्योंकि आम चलन में इनका यही नाम है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनिपुलेशन है। इसमें कहाँ मैनिपुलेशन हो रही है? जब तक उसको नहीं समझोगे सिर्फ नहीं होगा। और अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर से कह रहा हूं, जब तक आप किसी टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हो, वो टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करती है। जब आप उसको समझने लगते हो, वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो कैसे नोट को, चेक को, पैसे को, कानून को, कोर्ट को, डिवोट को कंट्रोल करना है, उसकी व्यवस्था भी है। वर्मा जी वही समझाएंगे कि तो जब आप ये मत बढ़ा देखते रहा हूं। हैं कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट, सारा शब्दों का खेल है। डॉक। आप डॉक
डॉग सुना आपने, डॉग। और जब आप पैदा होते हैं उस समय भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, डॉग, डॉक्टर। और वही डॉग जो है जब आप शिप लेके आते हैं, जहां पे बंदरगाह पे खड़ी करते हैं, वहां पे कौन होता है? डॉक, वहां पे भी डॉक होता है शिप को खड़ा करने के डॉक लिए। यार्ड, तो उसी प्रकार से, डॉक यार्ड, उसी प्रकार से तो ये जो है डॉक्यूमेंट है आपके, ये डॉक्यूमेंट्स का ही सारा खेल है। और इसी के अंदर हम आपको आगे समझाएंगे कि 4 कॉर्नर रूल्स ऑफ लॉ क्या होते हैं। ये देखिए, ये जो कागज है, ये जो भी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, इसके 4 किनारे होते हैं हमेशा, हमेशा गोल नहीं बनाया जाता। देखिए, हमेशा आपके जितने भी कोर्ट के अंदर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, हमेशा उसके 4 किनारे होते हैं। और आपको कहा जाता है कि इनको फोल्ड नहीं करना है। अच्छे अच्छे वकीलों को नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको फोल्ड क्यों नहीं करना है, लेकिन इसके पीछे वही है 4 कॉर्नर रूल्स ऑफ लॉ। ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जब आप नाम देखते हैं, विपिन जी ने मेरे को दिया है, ये इस पे लिखा है विपिन कंबोज। आप अपने अपने डॉक्यूमेंट निकालिए, जरा देखिए उन पे ऊपर क्या नाम लिखा है। इससे और उन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पैन कार्ड है कि आधार कार्ड है कि कोई कार्ड है, कोई भी निकालो, स्ट्रक्चर एक ही निकलेगा, क्योंकि नियम एक है। आपने ये देखा कि इनके ऊपर एटीएम कार्ड निकाल लो, हुए हैं, एक एटीएम कार्ड जिन निकाल लो, अक्षरों में लिखा हुआ है वो कैपिटल में है, सारे शब्द कैपिटल हैं। आप अपने बैंक के अंदर जाइए, आपकी पासबुक, आपकी चेकबुक, आपके बैंक के खाता अगर आप खोलते हैं ऑनलाइन, उसके अंदर हर एक चीज में ये कैपिटल में क्यों है? और ये सरेआम आपको बोल रहे हैं कैपिटल शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, आपको इंग्लिश में सिखाया था कैपिटल। और आपने कहीं सुना है कानून के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सुना आपने? यानी कि फांसी दे देना, उसका जो है सिर धड़ से अलग कर देना। कैपिटल का मतलब होता है विदाउट हेड, हेड के बिना। और इसीलिए आपकी इनकम टैक्स के अंदर या दूसरी टैक्सेशन के अंदर मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम होती है। वहां आपको बोलते हैं ना, इस हेड में मैंने इतना ले लिया, उस हेड में इतना ले लिया, इस हेड में इतना ट्रांसफर कर दिया। सुना है आप में से कोई अगर जानता हो तो इनकम टैक्स के बारे में, सेल टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में? अकाउंट वालों, अकाउंट्स वाले वो समझ रहे हैं, बिलिंग समझते हैं। तो इन्होंने आपका असली सिर तो खत्म कर दिया और आपका आर्टिफिशियल सिर जो है मल्टीपल पैदा कर दिए। लेकिन आप गलती कहां करते हैं कि आप इस कैपिटल वाले विपिन कंबोज को खुद मान बैठते हैं। आप सोचते हैं ये जो कागज का टुकड़ा है यही मैं हूं, मैं जो यहां था, ये कागज का टुकड़ा यहां पड़ा हुआ था और मैं जो है इसको खुद मान लेता हूं। यहां समझ दिक्कत आती है। और इसके लिए आप लोगों को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है, आपकी बकायदा प्रोग्रामिंग होती है। नर्सरी में, स्कूल में आपको लगातार बताया जाता है, आपकी अटेंडेंस ली जाती है। जब टीचर बोलता है विपिन कंबोज, तो विपिन कंबोज कहते हैं हाँ जी, यस सर। नहीं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, यस सर। उससे पहले आप एब्सेंट थे, और जो क्लास में बैठा था वो कौन था बोलने से पहले? इसी प्रकार से एक मिनट, वो तब तक आपको, और वो अटेंडेंस आपकी हर रोज लेगा, हर क्लास में लेगा, और जानते हुए भी लेगा कि तू सामने बैठा है। वो आपको अप्रूव करने से इनकार कर देता है जब तक आप खुद नहीं कहते प्रेजेंट सर। यानी आपकी सहमति को जैसे ही आपका नाम बोला जाए, वो आपको तुरंत अपनी सहमति बिना सोचे, बिना समझे दे देनी है। यही माइंड कंट्रोल है। और उसके लिए आपको बचपन से ट्रेन किया जाता है। और बचपन में आपकी आइडेंटिटी, आपके 2 नाम होते हैं, एक होता है कैपिटल वाला नाम और एक होता है नॉर्मल रनिंग वाला नाम। दोनों में क्या अंतर है? जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सा नाम है आपका? और आप साइन कभी कैपिटल में करते हो, तो जो रनिंग में साइन कर रहा है वो कौन है? रियल पर्सन या डॉक्यूमेंटेड पर्सन? वो रियल है। और जो रनिंग में साइन कर रहा है वो रियल है।
और जिसके ऊपर वो साइन कर रहा है, वहां आपका चेक में नाम लिखा हुआ है, वो नाम किस में लिखा हुआ है, रनिंग में या कैपिटल में? वो कैपिटल रियल कब बनता है? जब उसके ऊपर रियल पर्सन साइन करता है, जब वो रियल पर्सन बोलता है यस सर। यही एग्जांपल, आप गए और आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो क्या करेगा? आईडी प्लीज, यही बोलेगा, लाइसेंस प्लीज। या अंग्रेज प्लीज बोलते हैं या नहीं बोलते? ठीक है, क्योंकि उनके अधिकार हैं, आपके नहीं है। वहां वो मैन है, आप ह्यूमन हो। हाँ, अब वो आपका निकालता है। अब आप जैसे ही उसको डॉक्यूमेंट देते हो, ये उसने लिए या आपने दिए? उसने लिए, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा केवल एक है कि आपने दिए, और जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट दिए तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अधिकार किसका हो गया? उसका। अब वो उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में पकड़ के जो निर्णय लिए वो आपके ऊपर मान्य हो गया। किसकी रजामंदी से? आपकी रजामंदी से, क्योंकि डॉक्यूमेंट किसने दिया? आपने दिया, अपनी रजामंदी से दिया। उल्टा सिनेरियो करते हैं, मान लीजिए आपने बोला कि डॉक्यूमेंट दो, आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं देते, तो वो क्या करेगा? एक मिनट, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्या करेगा? पुलिस वाला क्या करेगा? हाँ जी, वो आपको सजा देना चाहेगा, तो किस चीज की सजा देगा? वो कहते तुमने कानून तोड़ा। किसने कानून तोड़ा? वो ये प्रूव कैसे करेगा कि किसने कानून तोड़ा? तुमने कानून तोड़ा। मैं यानी कौन? मैं यानी कौन? तब वो मुझे रियल पर्सन को कानून तोड़ने वाला बता रहा है, पर रियल पर्सन को वो तब तक पनिश नहीं कर सकता जब तक आइडेंटिटी कार्ड उसके साथ जुड़ता नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी में कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड रिक्वायर्ड होता है। आपका कंसेंट, आपने जो अपनी स्व इच्छा से अपनी जो मत है उसको दे दिया, वो रिक्वायर्ड रहता है। उसके बिना वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके मत के बिना वोट नहीं होती, वोट के बिना कोई नेता नहीं होता, नेता के बिना डेमोक्रेसी नहीं होती। उसकी सबकी पावर आपकी है, तो स्वैच्छिक मत से ही चलता है। पर सवाल ये है, हम क्या कभी भी अपना मत, अपना सर्टिफिकेट, अपना सब कुछ स्वैच्छिक यानी सब कुछ सोच समझ के, फ्रीडम के साथ, क्लैरिटी के साथ यूज करते हैं या मैकेनिकली करते हैं? तो आपको डिजाइन किया जाता है स्कूल से लेके। स्कूलिंग का मतलब होता है जैसे जानवर को ट्रेन करना, मालूम है ना? मालूम है ना स्कूल का मतलब? स्कूल जानवरों के होते हैं, इंसानों के नहीं होते, ठीक है? तो आपको ट्रेन किया जाता है कि आप अपने नाम का और आप अपने मत का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करो, और वो होता है मैकेनिकल और उसको दिखाया जाता है स्वैच्छिक। यही गुलामी है। इसी के अंदर आप लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं हस्बैंड। कितने लोग अपने आप को हस्बैंड समझते हैं? बताओ जरा एक बार। हाउस बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड ये शब्द भी निकला है एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री से निकला, वो एनिमल्स की होती है। आपने अपनी लुगाई रख रखी है घर में कि आपने जानवर रख रखा है, वो आप खुद तय करो। जब आप बोलते हो ना मेरा हस्बैंड है, बोलते मेरे वाला पालतू है। ये अंग्रेजी भाषा की है, तो पति का कुछ और होता है। ये जो भाषा है ना, आप लोगों को बचपन से ट्रेन किया जाता है, चाहे वो नर्सरी हो। वही नर्सरी बच्चे को जहाँ आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहीं आपके हॉस्पिटल के अंदर भी नर्सरी होती है। सारा शब्दों का खेल है, जहाँ बच्चे को शुरुआत में लेके जाया जाता है और उसके साथ जो है प्रताड़नाएं की जाती हैं। देवेंद्र भाई अच्छे जानते हैं, इन्होंने तो खैर उस चीज़ को रोक दिया था। और ये पूरा का पूरा खेल इस तरीके से, व्यवस्था जो है ऐसे डिजाइन है कि आप लोग उन शब्दों के अंदर धीरे धीरे जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता और आप वो सारे शब्द जो है प्रयोग करने लग जाते हो।
इससे अगर आप एक बार बाहर निकल गए तो बहुत इजी हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों ने देखा पिछले 2 साल के अंदर लगातार लॉकडाउन्स लगे। इस लॉकडाउन शब्द के क्या मायने हैं? अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो आने वाले समय में ये लोग जो क्लाइमेट के लॉकडाउन लगाने वाले हैं वो हमारे पे लागू नहीं कर पाएंगे ये लोग। आपने अगर सही तरीके से इस शब्द को प्रयोग किया तो इस शब्द का जो डिक्शनरी में, कानूनी डिक्शनरी के अंदर जो मतलब है वो है अ टेम्पररी कन्फाइनमेंट ऑफ इनमेट्स इन ए कोरिएशन फैसिलिटी टू देयर सेल्फ on a 24-hour basis with no outside contact and little if any ordinary privileges or recreation। यानी कि इसको लिखने का ये जो प्रिजनर्स होते हैं वो इनकी ट्रेनिंग है, उनकी ये डिक्शनरी के बिना बात नहीं कर के रहे। लिए उनको अलग थलग रख के बाकी दुनिया से काट के उनके सेल के अंदर बंद करना, उसके लिए ये शब्द है लॉकडाउन। तो क्या आप सब लोग कैदी हो? लोगों अगर को आप गवर्नमेंट मानते हो, मैनेजमेंट मानते हो और मैनेज ये आपका अबैटमेंट मानते हो और हर एक शब्द को मानते हो, असाइनमेंट, कन्फाइनमेंट, अगर आप इन शब्दों को मानते हो तो आप लोग वाक्य में एक्चुअल में जो है आप लोग जो है गुलाम ही हैं मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर। ये सारा खेल वहीं से चल रहा है और ये जो है एज ए सच अ रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ प्रिजनर्स इज डन एज ए सिक्योरिटी मेजर फॉर फॉलोइंग एन एस्केप और राइट और ड्यूरिंग द कॉज ऑफ सम अदर प्रिजन इमरजेंसी। यानी कि जिस समय पे प्रिजनर्स को रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है सेफ्टी के नाम पे, आपके साथ भी यही हुआ। उन्होंने यही कहा आपको कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी, वायरस आ गया है इसीलिए आप लोग घर के अंदर बंद हो जाओ। आपकी सेफ्टी हो जाएगी, वायरस आ गया इसलिए आप सड़क पे मत उतरो। आपकी सेफ्टी हो जाएगी, वायरस आ गया इसलिए आप लोग व्यापार करना बंद कर दो। मास्क पहनो। आपकी सेफ्टी हो जाएगी इसीलिए आप लोग अपना दम घोट लो, मुंह के ऊपर वो मुखौटा लगा लो। वैक्सीन तो ये लगा लो। सारा कुछ जो है ये प्रिजन है, आपकी मेंटल प्रिजन। ये लोग सरेआम शब्दों के अंदर आपके मुंह पे बोल रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ योर फेस, लेकिन फिर भी आप लोग पहचान नहीं पा रहे। बस इतना है, जिस दिन आप पहचान जाएंगे आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा और आप इस गुलामी वाली जो मनोवैज्ञानिक जेल है उससे आप बाहर निकल जाएंगे और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो आप लोग आजाद हो जाएंगे उसी समय पे। सिस्टम डिजाइन हुआ। अब पहले ये चारों के रिलेशनशिप पे कहां से शुरू हुई? मैंने आपको बुल पढ़ाई थी, आपको मैंने 3 बुल के बारे में बताया। अब मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, नोट्स जोड़ रहा हूँ आपके सवाल के साथ कि जो सारा का सारा व्यापार मुद्दे हैं ये स्टार्ट हुए हैं कि अलग अलग राजा, अलग अलग कानून, अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग गाँव की अलग अलग सत्ता थी। तो कौन से लोग थे जिनकी सत्ता हर जगह थी? व्यापारी। क्लियर? कौन से लोग थे जिनको यूनिवर्सल यानी सब जगह के कानून एक साथ करने थे? व्यापारी। जिनका लाभ हर एक देश के साथ था, व्यापार हर एक देश के साथ था, जिनको हर एक देश में अपने कानून लागू करवाने थे, अपने अनुकूल परिस्थितियों को विकसित करना था धन में। तो सारे देश अलग अलग हैं पर समुंदर एक है। तो जो मैं एक समुंदर के ऊपर जो लॉ लगेंगे उनको उन्होंने किसके ऊपर लागू कर दिया? पूरी दुनिया के ऊपर। तो उस दुनिया की देश का कानून, उस देश की शिक्षा, उस देश की संस्कृति, उस देश की मान्यताएं, उस देश के विश्वास, उस देश की सारी सत्ताओं को उन्होंने किसके अंदर ले लिया? अपने अंदर। और ये काम उन्होंने सबसे पहले किसको समझाया? पोप को। किसको समझाया? तो पोप ने उनके फेवर में बुल कानून बनाया। उसका शायद पोप को भी पता नहीं था। फिर उससे दूसरा, उससे तीसरा, ये धीरे धीरे वो करते चले गए। यही लोगों ने फिर समझ लिया कि दुनिया में ये लुटेरों को, लुटेरे एक होता है राक्षसी लुटेरा जो दूसरों की हत्या करके उसको एक बार में मुर्गी काट लेता है, वो मूर्ख लुटेरा होता है।
एक वो लुटेरा होता है जो परमानेंटली लगातार हर अंडा चुराता है। तो ये कौन से लुटेरे बने? इन्होंने क्या किया कि ये तो मुर्गियां हैं, इनको काटने की जरूरत नहीं है, इनकी जो सारी संपत्ति है, इनकी जो सारी सत्ता है, इनके जो सारी वेल्थ है, इसकी जो सारी मेहनत है, उसको जिया जाए। तो उससे आपको एक्सप्लॉयटेशन करनी है। एक होती है जबरदस्ती से, एक होती है आपकी सहमति से। तो कैसे आपकी एक्सप्लॉयटेशन की जाए? शोषण जो है, आपकी सत्ता, आपकी संपत्ति, आपके अधिकार सबको आपसे छीनना है, आपका इस्तेमाल करना है, वो आपकी रजामंदी से किया जाए या आपके साथ जबरदस्ती की जाए? समझदार क्या करेगा? कूटनीतिज्ञ क्या करेगा? रजामंदी से। तो उन्होंने रजामंदी है वो आपको वैचारिक सहमतियां उन्होंने क्रिएट की। तो कानून क्या है? वैचारिक सहमति। नोट क्या है? वैचारिक सहमति, राइट। और धर्म क्या है? वो भी वैचारिक सहमति है। तो उन्होंने क्या किया? उनका मतलब कुछ और था, हमारे माना हुआ मतलब कुछ और था। हम जो है कानून को समझते हैं प्रकृति का नियम। उनके लिए कानून कौन है? उनके द्वारा क्रिएट किए गए कानून। हम मानते हैं इंसान का मतलब है भगवान का बनाया हुआ इंसान। उनके लिए इंसान का मतलब क्या है? ये कलर्ड जानवर। हमारे लिए पर्सन का मतलब है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब होता है प्रकृति की एक अभिव्यक्ति, पूर्णता की एक यूनिक अभिव्यक्ति। हम उसको व्यक्ति मानते हैं। उनके लिए व्यक्ति का मतलब है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? मात्र एक मुखौटा, मात्र एक आभासित सत्य। हमने माना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सत्ता, सत्ता का मतलब होता है कानून, कानून का मतलब होता है ऋत, प्रकृति। ये हमारा नियम है। उनका नियम क्या है? माइंड कंट्रोल। गवर्नमेंट, माइंड कंट्रोल। तो हमारे मीनिंग और उनके मीनिंग तो भाषा के कारण क्या कर दिए? गटमट हो गए। तो हमारी जो सदियों से बनी हुई मान्यता, किसके, जो हमें पावर देती थी, हमें सत्ता देती थी, हमें आज़ाद करती थी, हमें आनंद देती थी, हमें पूर्ण करती थी, हमें प्रेरित करती थी, अब वही सारे, वही शब्द उनके शब्दों के साथ जुड़ के उनको पावर, उनको सत्ता, उनको आज़ादी, उनको अधिकार देने लगी, हमारे अधिकार खत्म करने लगी। पैसा भी, कोर्ट भी, कानून भी, श्रद्धा भी इसी भाषा में पनपे हुए हैं। तो इसलिए पहले पैसे से आज़ाद होने से पहले पैसे के बारे में जो हमारी मान्यताओं से मुक्त होना पड़ेगा, राइट। कर्ज से मुक्त होने से पहले, कर्ज की मान्यता से पहले मुक्त होना पड़ेगा कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपको कर्जई कर ही नहीं सकता। आपने कर्जई होना स्वीकार किया है और जिस दिन आप इनकार कर दोगे, उनके पास कोई सत्ता नहीं है आपको कर्जई सिद्ध करने की। और यही कारण है कि वो लोग जो है अपने शब्दों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप देखिए जितने भी कानून है वो सारे इंग्लिश में है। और जब जब इस चीज के लिए गुहार लगी कि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, तो आप देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कभी नहीं किया गया इसको, और करेंगे भी नहीं। क्योंकि जैसे ही वो लोग शब्द को आपका इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, उनका जो शब्दों का माया जाल है, वो तिलिस्म जो है वो टूट जाएगा और आपकी सत्ता आपके पास वापस आ जाएगी। आपकी सत्ता आपके पास वापस आ जाएगी। उस शब्दों के माध्यम से अगर वो आपको गुलाम बना रहे हैं तो वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी। क्योंकि शब्द जो है, उसी शब्द का एनाग्राम अगर आप देखते हैं तो वर्ड्स कहते हैं ना कि शब्द जो होते हैं वो खंजर की तरह होते हैं। किसी को बुरे बोल दो तो जाके चुभते बहुत जोर से और वो निकलते नहीं है, बाद में सारी जिंदगी तक उसका इम्पैक्ट रहता है। तो वर्ड से बनता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड, तलवार। मैंने कहा था ना, इस्तेमाल की जा रही है आप लोगों के खिलाफ। मैंने कहा ये टूल है या हथियार है? ये हथियार है। और उनकी भाषा टूल नहीं है, हथियार है। जो आपका जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन होता है पावर टू हियर एंड डिटरमाइन अ केस। आपका जुरिस्डिक्शन, जब आप कोई विचार करते हैं तो वो आपका जुरिस्डिक्शन आप तक होता है। अगर वो आपका अधिकार
और आपके ऊपर कोई भी कानून थोपने का या कोई और बातचीत थोपने का अधिकार, जैसे सपोज कर लो सुनील मेरे साथ खड़े हैं और मैं सुनील को कह दूं, हाँ सुनील तू मेरे लिए डिसीजन दे, तू मेरे लिए ओपिनियन फॉर्म कर। जज करना, सुना आपने शब्द जज? जज का जो सही मतलब होता है वो है ओपिनियन, मान्यता। किसी भी एक आदमी का ओपिनियन, मान्यता, उसके विचार आपके बारे में, वही होती है जजमेंट जो आपके मेंटल लेवल पे असर डालती है। और वहीं से निकल के आता है शब्द जुरिस्डिक्शन, जो कि उसका अलग होता है, आपका अलग होता है, लेकिन आप उसके जुरिस्डिक्शन में फॉल करके उसके मेंटल लेवल की जो उसकी ओपिनियन है उसको आप अपने ऊपर थोप लेते हैं। यहां से आपके ऊपर जो है जुरिस्डिक्शन लगनी शुरू हो जाती है, आपको वो अपनी अलग करनी सीखनी होगी। एक सवाल है छोटा सा, यही आता है कि जज ने आपके सामने एक जजमेंट पास की और आप उसको स्वीकार नहीं करते, जज क्या करेगा? ध्यान से, किसको? वो कौन है जिसको वो पनिश करेगा? अब इस डायलॉग को ना सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको वास्तविकता और मान्यता को अलग अलग करिएगा। गुलामी होती है मान्यता, वास्तविकता आपको आज़ाद करती है, मान्यता आपको गुलाम करती है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसको समझने के लिए, क्योंकि अगला पूरा सेशन उसी के अनुसार चलने वाला है। न्यूटन के सिर पे एक सेब गिरा तो क्या नया हो गया? वो पहले भी गिरता था। तो न्यूटन ने पलट के सवाल पूछा, ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया? तो उस समय मान्यतागत जवाब क्या था सबका? ये भारी होता है। पर न्यूटन ने ये भारी होता सवाल नहीं किया, क्योंकि बाकी सब लोग भी जवाब देते थे, बाकी सबके सिर पे सवाल, ये सवाल सबके बहुतों क्या होगा, तो सबने जवाब दिया ये भारी होता है इसलिए नीचे गिरता है। और भारी चीज़ क्या है? हमेशा नीचे गिरती है। इसलिए हम भी भारी हैं, इसलिए हम कभी उड़ नहीं सकते, और हम में से कभी किसी ने उड़ने की कोशिश नहीं की। न्यूटन ने पहली बार जाना, क्योंकि उन दिनों वो बेचारा 16 साल का था और वो किसी कन्या के प्रेम में पड़ा हुआ था, और वो वन साइडेड लव था। असली कहानी ये है। और वो वन साइडेड लव में मालूम है ना आपको क्या क्या हाल होता है? आपका दिल हऊ हऊ करता रहता है, वो भऊ भऊ करती रहती है, राइट? अब वो कह रहा था कि मैं उसके बारे में क्यों सोचता हूं जब वो मुझको भाई भी नहीं दे रही। तो वो अलग अलग जवाब दे रहा था, ये दिन है ये रात की तरफ बढ़ता है, राइट? ये जो शम्मा है, ये जो परिंदा है, ये भी शम्मा से अट्रैक्ट होता है। और ऊपर से उसने देखा साला ये सेब भी धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट? उसने थोड़ा ऊपर देखा, ये चांद भी धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये धरती भी है, ये सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो वो क्या हुआ, ये विचार करते करते अपने पर्सनल मान्यता के स्पेस से निकल के प्रकृति के स्पेस में चला गया, और उसने अपनी पर्सनल मान्यता छोड़ के प्रकृति के संबंध को समझना लगा। वहां से उसने कहा गुरुत्वाकर्षण, यानी हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बड़ी चीज छोटी चीज को ज्यादा खींच लेती है, इसलिए उसकी तरफ गिरती है। इसको उसने कहा गुरुत्वाकर्षण। उसने नियम दिया, मान्यता से निकाल के उसको नियम में दिया। उससे फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कोई वस्तु जब नीचे गिरती है वो अनंत गति से गिरती है या फिक्स गति से गिरती है। गलीलियो ने प्रूव कर ही दिया था, भारी हो कि हल्की हो वो एक फिक्स गति से मिलती है। तो यानी उसका ज़्यादा भारी होना, कम भारी होना, ज़्यादा बड़ा होना, छोटा होना नहीं करता, बस वो गिरती है। उसकी उसने स्पीड माप ली। स्पीड कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम रफ्तार से होगा तो नीचे गिरेगा। अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं 9.10 मीटर से तो क्या होगा? वो नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? तो वहां उसको इस नियम का सीमा भी पता चल गई। तो जैसे उसने उसकी सीमा निर्धारित की, तो वो इस नियम का इस्तेमाल करके जो नीचे आ रही थी वस्तु, उससे मुक्त करके वस्तु को ऊपर ले गया, यानी उड़ने का नियम उसने खोज लिया।
गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने का नियम खोज लिया। अगर मान्यता होगी तो आप बंधन में बंध जाओगे, अगर नियम होगा तो आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही विज्ञान है।